बिहार में कोरोना की वजह से लॉकडाउन 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने बिहार में बालू के खनन पर भी रोक लगा रखी है, लेकिन बावजूद इसके कई जिलों में नदी किनारे अवैध खनन जारी है। पटना, भोजपुर और सारण जिले के 138 घाटों पर पूरे 24 घंटे खनन माफिया सक्रिय हैं और लगातार बालू का अवैध खनन हो रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब नीतीश सरकार के नाक के नीचे हो रहा है और सरकार को इसकी भनक तक नहीं है। अवैध खनन के इस खेल में हर दिन राज्य को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। अब तक एक साल में सिर्फ इन 3 जिलों से करीब 300 करोड़ रुपए की बालू का अवैध खनन का कारोबार हुआ है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि बालू की खनन पर पूरी तरह से रोक के बावजूद भी किसके आशीर्वाद से ये फल फूल रहा है, इसका जवाब आपको भास्कर बताएगा। भास्कर ने इसकी पड़ताल की तो लॉकडाउन के दरमियान हमारे यहाँ 2 अलग अलग तारीखों के वीडियो फुटेज लगे हैं, जिसमें तारीख के साथ साथ समय भी है। पहला वीडियो 8 मई का सोन नदी के किनारे बबुरा बैरियर का है। 3 मिनट से अधिक वाले इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि लॉकडाउन होने के बाद भी कैसे अवैध खनन से निकाले गए बालू को लोड कर एक 14 चक्के वाला ट्रक ले जा रहा है। उसके आगे पुलिस की गाड़ी कुछ दूर तक एस्कॉर्ट करते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अलग अलग बाइक से माफिया के लोग ट्रक को एस्कॉर्ट करते दिख रहे हैं। सरकार ने पूरे बिहार में 12 चक्का और उससे अधिक के ट्रकों से बालू की ढुलाई पर पहले से रोक लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सरकारी आदेश सिर्फ कागजों में है। वीडियो कुछ और ही असलियत बयां कर रही है। दूसरा वीडियो 13 मई की रात का है। 58 सेकंड के इस वीडियो में बाइक से आगे आगे माफिया के 2 बाइक चलते दिखे। इनके पीछे 14 चक्का का ट्रक दिखा, जिस पर अवैध खनन वाली बालू लोड थी। पीछे से 10 चक्का का ट्रक भी बालू से लदा हुआ आते दिखता है। उसी बीच पुलिस की एक जीप भी बहुत तेजी से पास करती है और आगे जाकर एस्कॉर्ट करते हुए दिखाई देती है। अगर आप भी कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहते हैं लेकिन स्टॉक खत्म हो जाने से दवा नहीं मिल पा रही है, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार 16 से 31 मई के बीच राज्यों को लगभग 2 करोड़ डोज मुहैया कराने जा रही है। एक दिन पहले पीएम मोदी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर चुके हैं। महामारी के संकट काल में उन्होंने दवाओं और जरूरी सामान की जमाखोरी और कालाबाजारी को मानवता के खिलाफ बताया। साथ ही राज्य सरकारों से ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की अपील भी की। हालांकि फिलहाल देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है। 18 से 44 साल की उम्र के लोग वैक्सीन तो लगवाना चाहते हैं, लेकिन कहीं भी दवा उपलब्ध नहीं है। ये कैसा फरमान? लोगों की जान का कोई मूल्य नहीं है। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था इस कदर लचर है कि झोला छाप डॉक्टरों को इलाज के लिए आगे आना पड़ रहा है? मामला झारखंड के जामताड़ा जिले का है। उपायुक्त फैज अक मुमताज ने 40 गैर डिग्रीधारी नीम हकीमों को गांवों के मरीजों का इलाज करने आदेश जारी किया है। कल तक वे छिपकर लोगों का इलाज करते थे, आज बेखौफ होकर गांव-गांव में इलाज कर रहे हैं। मरीजों को कोरोना का टीका लगाने की सलाह दे रहे हैं। सवाल ये है कि अगर किसी को कुछ हो जाता है तो इस जिम्मेदारी किसकी होगी? स्टीरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज है और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीजें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिस यूज ऑफ स्टीरॉइड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। और जैसे पहले भी कहा था कि जो पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टीरॉइड देने से नुकसान ज़्यादा है, फायदा कोई नहीं है। जो रिकवरी ट्रायल है उसने भी यही दिखाया था कि अगर हम स्टीरॉइड्स माइल्ड पेशेंट्स में देते हैं तो मॉर्बिलिटी और मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए अगर किसी को कोविड है और माइल्ड इन्फेक्शन है, बुखार है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, खांसी है, लेकिन और कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि ऑक्सीजन कम हो रही है,
तो स्टीरॉइड नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे आगे जाके फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। मानवाधिकार आयोग ने यूपी और बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। पूछा है, आपने गंगा की गोद में शवों की बेकदरी क्यों होने दी? राज्यों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। जवाब कैसे आएगा आप सब लोग जानते हैं, हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन मूल सवाल ये आ रहा है कि शवों के साथ राज्यों की ये निर्लज्जता के लिए नोटिस तो ठीक है, लेकिन उन दसियों लोगों का क्या जिन्होंने ऑक्सीजन के अभाव में दिल्ली, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अस्पतालों में दम तोड़ दिया? मानवाधिकार आयोग ने शवों का बाइज्जत अंतिम संस्कार करने के लिए नोटिस में संविधान के आर्टिकल 21 का हवाला दिया है। ये आर्टिकल हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें साफ लिखा गया है कि व्यक्ति के शरीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। यहाँ राज्य समय पर लोगों को उपचार और ऑक्सीजन नहीं पहुंचाकर बुरी तरह फेल हुआ है और रोज हो रहा है, लगातार हो रहा है। राज्य जिंदा लोगों को ही संभाल ले तो बहुत बड़ी बात होगी। खासतौर पर गांव में शवों को उसके द्वारा नोचने की बात तो छोड़ ही दीजिए। कोरोना संकट की मौजूदा स्थिति को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, शासन प्रशासन सब गफलत में आ गए, इसलिए संकट खड़ा हुआ। दरअसल आज कोविड रेस्पॉन्स टीम दिल्ली द्वारा आयोजित हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड व्याख्यान कार्यक्रम का आखिरी दिन है। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने ये बात रखी। साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना महामारी मानवता के सामने एक चुनौती है। इस दौरान भारत को एक मिसाल कायम करनी है। धैर्यवान लोग रहते हैं, वो प्रयास सतत जारी रखते जब तक उपलब्धि होती नहीं पूरी की पूरी। हमको वैसे करना है और स्वाभाविक आपत्ति सारी मानवता पर है। भारत को अपना उदाहरण रखना है, पूरे भारत को एक समूह के नाते सारे भेद भूलकर दोष गुणों की चर्चा अभी उसको विराम देकर उसके लिए बाद में समय मिलेगा। अभी तो हमको सबको एक टीम के नाते काम करना है, मिलकर काम करना है। गति बढ़ाने की बात श्रीमान अजीम प्रेम जी ने की, स्पीड चाहिए। वो स्पीड कैसे तैयार होगा? सब लोग परस्पर एक टीम बनकर काम करेंगे। अभी पिछले बार पूना शहर में और इस बार भी उस शहर के उद्योजक, बड़े व्यापारी, प्रशासन के लोग, डॉक्टर लोग, अस्पतालों के कर्मचारी, जनता के संगठनों के प्रतिनिधि, सब ने मिलकर एक समूह बनाया पीपीसीआर नाम का, और बहुत अच्छी तरह से अत्यंत कठिन परिस्थिति का सामना करके उसमें से वो निकल आए। सर्वदूर ऐसा सामूहिक प्रयास चलना चाहिए। मोहन भागवत ने आगे कहा, कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा हो रही है, इससे डरना नहीं है, बगैर गड़बड़ी किए इससे लड़ना है और संपूर्ण विजय हासिल करनी है। कोरोना के इस दौर में भ्रामक जानकारियों का अंबार लगा हुआ है। कुछ जानकारी ऐसी भी हैं जिन्हें फैलाने में देश के नामी गिरामी डॉक्टर्स भी शामिल हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही डॉक्टर्स की ओर से फैलाई गई भ्रामक जानकारियों के बारे में बताएंगे, ताकि भविष्य में आप इनकी कही बात पर यकीन करने से पहले 100 बार सोचें।
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन का, जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और कोरोना से इस लड़ाई में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी साल फरवरी में डॉक्टर हर्षवर्धन बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की ओर से निर्मित कोरोनिल टैबलेट की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बाबा रामदेव ने कोरोनिल के कोरोना की दवा होने का दावा किया और ये भी कहा कि इसे WHO का सर्टिफिकेट मिल चुका है। इस दावे के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट को WHO सर्टिफिकेट मिलने के दावे को खुले तौर पर झूठा बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कोरोनिल की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर सफाई भी मांगी। अब बात डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की। ये एम्स दिल्ली के निदेशक हैं और देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स में से एक हैं और वर्तमान में देश में कोरोना से निपटने की रणनीति बनाने में इनका अहम रोल है। कुछ दिन पहले गुलेरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोरोना के हल्के मामलों में सीटी स्कैन कराने का कोई मतलब नहीं है। एक सीटी स्कैन 300 से 400 एक्सरे के बराबर होता है। जवान लोग अगर बार बार सीटी स्कैन कराते रहेंगे तो बाद में उनकी जिंदगी में कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। उनके इस बयान पर डॉक्टर्स की संस्था इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन ने गुलेरिया के दावे को खतरनाक बताते हुए खारिज कर दिया था। संस्था ने कहा था कि आधुनिक सीटी स्कैनर से निकलने वाला रेडिएशन मात्र 5 या 10 एक्सरे के बराबर होता है। सीने का सीटी स्कैन बीमारी के हल्के, मध्यम और गंभीर संक्रमण के मामलों के बारे में जानने में मदद करता है। खासकर जिन मरीजों की हालत बिगड़ रही है, उनकी बीमारी की स्थिति भी सीटी के जरिए पता लगाई जा सकती है। अब बात डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की। गैर पारंपरिक तरीकों से गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले विश्वरूप राय चौधरी के फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। दिसंबर 2020 की बात है। विश्वरूप राय चौधरी ने कोविड-19 पर कोविड-9081 नाम से किताब छापी थी। इसमें कोरोना और इसकी वैक्सीन से जुड़े कई सारे गलत दावे किए गए थे, जैसे कोविड आम खांसी जुकाम जैसा ही है या सरकार का लॉकडाउन लगाना और मास्क को अनिवार्य करने का फैसला गलत है। लगातार कोविड-19 से जुड़े झूठे और भ्रामक दावों के चलते इस शख्स को फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बैन कर दिया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भी चौधरी के फॉलोअर्स उसके झूठे दावों को व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग ऐप के जरिए लोगों में फैला रहे हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है हीलर भास्कर का। तमिलनाडु के लोगों के बीच में पॉपुलर हीलर भास्कर कैंप लगाकर लोगों का इलाज करता है। यूट्यूब पर इसके करीब 6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। उसने दावा किया कि मास्क पहनने से लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। भास्कर के इस दावे के खिलाफ डीएमके के एक नेता ने भास्कर के खिलाफ एफआईआर कराई। इसके अलावा कोविड-19 से जुड़े अवैज्ञानिक इलाज बताने वाले एक वायरल ऑडियो क्लिप के लिए भास्कर को कोयम्बटूर में गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा ही एक और नाम है थनिका सलम, जो बिना किसी मेडिकल डिग्री के कोयम्बटूर में सिद्धा नाम का हॉस्पिटल चलाता है। इसने कोरोना की पहली लहर के दौरान कोरोना का इलाज करने वाली हर्बल दवा खोज लेने का दावा किया, फिर सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए इसका प्रचार प्रसार भी किया। डायरेक्टर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी ने इस आदमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मई 2020 में तमिलनाडु पुलिस ने महामारी कानून के तहत इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तो उम्मीद है कि आप इस तरह के फर्जी दावे करने वालों के झांसे में नहीं आएंगे और किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले उसे वेरीफाई जरूर करेंगे। इस तरह के नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है और राधे रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म के साथ सिनेमा घरों में भी रिलीज हुई है। भारत में लॉकडाउन की वजह से ये फिल्म ज्यादा सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो पाई है, लेकिन विदेशों में ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई है और फैंस को काफी पसंद भी आ रही है। फिल्म में जहां सलमान खान के किरदार को काफी प्यार मिल रहा है, वहीं जैकी श्रॉफ का किरदार भी लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो पहले की तुलना में 40 से 45% तक की गिरावट आई है। वहीं इसको लेकर जैकी श्रॉफ का क्या कहना है, आप भी सुनिए। सिनेमा हॉल्स बंद हो गए हैं। सलमान खान की पिक्चरें जो होती हैं वो हमेशा बड़े पर्दे पे बहुत मजा लेते हैं। पब्लिक ईद के वक्त रिलीज करते हैं, वो उनका एक हमेशा एक ट्रेंड बना हुआ है। एक फैन क्लब है उनका उतना बड़ा, उनकी एक बिजनेस है उनका एक, वो सब अब तो अनफॉर्चुनेटली बंद हो चुका है। OTT इज लाइक अ ब्लेसिंग कि OTT आ चुका है कि OTT के जरिए एटलीस्ट 200-300 दुनिया के कंट्रियों में पहुंच जाएंगे हम लोग। तो आई जस्ट होप कि बिजनेस बैलेंस हो जाए बस।
सलमान खान की राधे देश में सिर्फ 3 सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। त्रिपुरा के 3 थिएटर्स में इसे रिलीज किया गया है। लॉकडाउन की वजह से देश में थिएटर्स बंद हैं और OTT प्लेटफॉर्म ने इसकी जगह ले ली है। इसे लेकर जैकी श्रॉफ क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। कोई चारा नहीं है तो फिर तुम्हारे OTT पे तो आना ही है। जैसे क्रिमिनल जस्टिस जो मैंने की, OTT के लिए पहला जो प्रोग्राम मैंने किया था वो क्रिमिनल जस्टिस करके एक प्रोग्राम किया। उसके बाद में एक ओके कंप्यूटर किया, तो बिना समझे मगर वो ऑटोमेटिकली OTT प्लेटफॉर्म पे मैं आ चुका हूँ और मैं कर रहा हूँ। और हमेशा कहता हूँ कि अगर सड़क का कोई प्ले हो, स्ट्रीट प्ले के लिए भी पब्लिक खड़े होकर देखते हैं। पृथ्वी में हो या NCPA में हो या टाटा में हो, तो लोग जाके वो प्लेस भी देखते हैं, पर्दे पे भी देखना पसंद करते हैं, टीवी पे भी देखना पसंद करते हैं। तो बोलने का मतलब है ऑडियंस तो हमेशा रहेगा ही। ऑडियंस कहाँ जाएगा? प्लेटफॉर्म्स बदलते रहेंगे, जज्बा नहीं बदलेगा और लोग वेट करेंगे, पब्लिक वेट करेगी कि बड़े पर्दे पे दिख जाए, चद्दर पे दिख जाए, रुमाल पे कब तक देखेंगे। फिल्म में जैकी श्रॉफ एक पुलिस अधिकारी बने हैं जो कॉमेडी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का रोल करना उनके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है, उन्हीं से जानते हैं। जब कॉमेडी करते हैं तो सबसे मुश्किल मुझे इमोशन लगता है कॉमेडी, किसी को हंसाना। जैसे मैं कहता हूँ कि किसी को रुलाना आसान, किसी को हंसाना बहुत मुश्किल। तो नसीब है कि रोल अच्छा है और शॉर्ट एंड स्वीट है। फिल्म में जैकी ने दिशा पाटनी के भाई का किरदार निभाया है। फिल्म में सलमान दिशा की केमिस्ट्री धमाल मचा रही है, लेकिन सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होने से कहीं ना कहीं स्टार्स और मेकर्स को खल रहा है। तमाम खबरों और जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप।